जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हाँ जी बिस्मिल्लाह करें। साउंड कंफर्मेशन भी एक दफा दे दीजिए। ठीक है हामिद, थैंक यू। आयशा, शोएब, बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा जनाब, तो स्टार्ट करते हैं। Sami, you want to ask something or just raise hand to tell me the clarification of sound? अच्छा ये शहीद हो गए। जी शहीद कुछ पूछना चाह रहे हो बेटे या कंफर्मेशन दिए? कंफर्मेशन दिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। चलो बेटा, आप अपनी बुक्स पे आओगे, पेज नंबर 269 पे। आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 269 पे आइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बेटे एक्सपेंस और इनकम के डिटेल्ड अकाउंट की प्रैक्टिस है। इसमें इनकम के भी और एक्सपेंसेस के भी दोनों एडजस्टमेंट्स गिवन है, एडवांस भी और एक्रूड भी। वो क्या एडजस्टमेंट्स गिवन है देखते हैं जनाब। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इससे रेलिवेंट क्या बताता है आपकी बुक्स में। पेज नंबर 269 पे कहता है बोन्स ओन्स वेरियस प्रॉपर्टीज विच ही रेंट्स। जनाब ये अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहा है, रेंट इसके लिए क्या होगी? इनकम। सम टेनेंट्स पे इन एडवांस एंड सम इन एरियर्स। जिन्होंने आपकी बिल्डिंग रेंट पे ली हुई, वो टेनेंट्स जो हैं वो कुछ एडवांस देते हैं और कुछ आपको एरियर्स में देते हैं। इसका मतलब एक्रूड इनकम भी है और एडवांस इनकम भी है। सिमिलरली विद हिज वेरियस बोरिंग्स द इंटरेस्ट इज पेड इन एरियर एंड एडवांस। इसके अलावा दूसरा एक्सपेंस जिसका जिक्र किया गया बोरिंग्स के केस में, ये उधार लेते हैं और उधार के केस में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। और वो एक्सपेंस भी कह रहा है एरियर भी है। कुछ बोरिंग्स के केस में जो इंटरेस्ट है वो एरियर है और कुछ बोरिंग के केस में इंटरेस्ट जो है वो एडवांस है। ड्यूरिंग 2013 रेंट जो आपने कलेक्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ कैश, इनकम के अगेंस्ट में जो आपने कैश कलेक्ट किया उसकी अमाउंट वो देता है 229,500। और जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट में कैश पेड की अमाउंट नहीं बता रहा। इनकम के अगेंस्ट में तो उसने कैश रिसीव की अमाउंट बताई है, लेकिन इंटरेस्ट जो कि आपका एक्सपेंस है उसके अगेंस्ट में कैश पेड की अमाउंट बताने की बजाय वो बता रहा है इंटरेस्ट चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 52,500। बट अगर आपको याद हो तो क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वो डिटेल्ड एक अकाउंट बनवाकर एक्सपेंस का और इनकम का, या तो उसके केस में कैश पेड और कैश रिसीव की अमाउंट रिक्वायर करेगा जो एज अ बैलेंसिंग फिगर आपके पास आएगी, या फिर इनकम या एक्सपेंस की वो अमाउंट जो कि आपने इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करनी है वो रिक्वायर करेगा। दोनों में से एक चीज देगा, एक पूछेगा। तो इनकम में रेंट जो कि आपकी इनकम है उसमें कितना कैश आपने रिसीव किया वो अमाउंट अगर उसने दे दी है, देन डेफिनेटली वो आपसे इनकम की वो अमाउंट रिक्वायर करेगा जो कि हमने इनकम स्टेटमेंट में कैरी फॉरवर्ड करनी है। और एक्सपेंस जो कि आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस इस क्वेश्चन में गिवन है, इसमें वो अमाउंट गिवन है जो इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस आपने लेकर जानी है, लेकिन इंटरेस्ट आपने ड्यूरिंग द ईयर इन द फॉर्म ऑफ कैश कितना पे किया वो नहीं बताया। यू हैव टू कैलकुलेट दैट।
Rents receivable and paid in advance together with amounts of interest prepaid and payable at the statement of financial position dates were as follow. तो 31 दिसंबर 2012 एंड 31 दिसंबर 2013 जो प्रीवियस ईयर के एंड का डाटा है, हमारा करंट ईयर तो 2013 है, तो प्रीवियस ईयर के एंड पे जो उसने डाटा दिया हुआ है वो हमारे करंट ईयर के लिए बिगनिंग बैलेंस है। तो रेंट ओड बाय टेनेंट्स, टेनेंट्स ने जो हमें रेंट देना है और हमने रिसीव करना है, एक्रूड इनकम का बिगनिंग बैलेंस 34,200 है और क्लोजिंग बैलेंस 40,500 है। इसी तरह एडवांस जो आप रेंट रिसीव करे हो टेनेंट से, उसका बिगनिंग बैलेंस 20,700 और क्लोजिंग बैलेंस 15,300 है। रेंट से इंटरेस्ट से रेलिवेंट भी उसने प्रीपेड और एक्रूड की वैल्यूज आपको दी हुई है और आपसे कहा क्या है, राइट अप कीजिए rent receivable account and interest payable account for the year ended 31st December 2013। हमें इनकम का और एक्सपेंस का अकाउंट बनाना, उसके लिए जनाब जो क्लास में मैंने आपको डिटेल्ड एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट बनवाया हुआ है वो सामने रखिएगा और इसमें हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, पहले मैं इनकम का अकाउंट बना लेती हूँ, वो कल ही आपसे डिस्कस हुआ था। रेंट इस क्वेश्चन में रेंट इनकम अकाउंट है। वो अकाउंट हम किस तरह बनाएंगे, देखें उसने इनकम आपको एडवांस भी बताई हुई है और एक्रूड भी बताई हुई है। एक्रूड इनकम आपका एसेट हुआ करता है और एसेट का बिगिनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे लिखते हैं, इसलिए रेंट ओड बाय टेनेंट्स ये हमारे लिए रेंट एक्रूड है, एक्रूड इनकम है, एसेट है, इसका बिगिनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा 34,200। ये आपकी एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम आपकी रिसीवेबल इनकम होती है और जो चीज भी रिसीवेबल है वो एसेट है, उसका बेटा बिगनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा और एक्रूड इनकम का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जो कि देखो आपको कितना गिवन है, वो अमाउंट आपको गिवन है 40,500। इसी तरह कुछ रेंट आप एडवांस में रिसीव करे, जो एडवांस रेंट होता है, जो एडवांस इनकम हुआ करती है बेटे, वो आपकी लाइबिलिटी होती है, इसलिए उसका बिगिनिंग बैलेंस जो है वो 20,700 क्रेडिट साइड पे आएगा और जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है 15,300 वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो एडवांस इनकम, एडवांस इनकम का ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे और एडवांस इनकम का कैरिड डाउन डेबिट साइड पे आएगा। बिगिनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है जनाब, 20,700 क्रेडिट साइड पे और इसका क्लोजिंग बैलेंस जिसकी अमाउंट है 15,300 डेबिट साइड पे। अब इनकम से रेलेवेंट उसने एक और पॉइंट बताया हुआ है पैराग्राफ नंबर 2 में कि ड्यूरिंग 2013 आपने रेंट कलेक्ट किया है 229,500 का। जो रेंट हम रिसीव करते हैं, इनकम रिसीव करते हैं, उसको कैसे जर्नलाइज करते हैं, इनकम रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश डेबिट, और इनकम के अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश रिसीव की अकाउंट हम अमाउंट हमेशा इनकम अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आती है और कैश हमने रिसीव किया है 229,500 और जो इनकम इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगी वो वैल्यू हमेशा डेबिट साइड पे आती है और वो इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर होगी। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिस तरह नॉर्मली टी अकाउंट को क्लोज किया जाता है, बैलेंसिंग अमाउंट फाइंड आउट की जाती है, सेम बेटे आप ऐसे ही फाइंड आउट करोगे। देखो क्या करना है, मैंने 40,500 प्लस 229,500 प्लस 20,700, ये हमारे पास टोटल है 290,700। इसमें से हम माइनस कर देंगे
34,200 को और 15,300 को आपके पास जो इनकम आ रही है वो 241,200। ये जनाब आपके पास रेंट इनकम है जो कि इनकम स्टेटमेंट में एज रेवेन्यू ट्रांसफर होगी। लीजिए जनाब, हमने इनकम का अकाउंट बना के उसकी प्रैक्टिस कर ली। गौर कीजिएगा, सेम वैसे ही अकाउंट है जो मैंने कल के लेक्चर में एंड में आपसे डिस्कस किया था। अब इसी तरह डिटेल्ड हम अकाउंट बनाएंगे एक्सपेंस का, और उसने जिस एक्सपेंस की एग्जांपल दी है हमें इस क्वेश्चन में वो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट है। पहले अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद हम वैल्यूज को पोस्ट कर देंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। अब बेटे उसने एक्सपेंस एक्रूड भी बताया हुआ है, एडवांस भी बताया हुआ है। जो एक्रूड एक्सपेंस होता है वो लाइबिलिटी होती है, इसलिए उसका बिगनिंग बैलेंस हमेशा कौन सी साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। एक्रूड एक्सपेंस का ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे, और एक्रूड एक्सपेंस का कैरी डाउन जो है वो डेबिट साइड पे आएगा। अब अगर एडवांस एक्सपेंस होता है वो आपका एसेट होता है, इसलिए उसका बिगनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे। एडवांस एक्सपेंसेस का ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे, और एडवांस एक्सपेंस का कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे। कैश की फॉर्म में जो आपने एक्सपेंस पे किया, जब एक्सपेंस पे करते हैं हम कैश को क्रेडिट और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, इसका मतलब है एक्सपेंसेस के केस में कैश पेड की अमाउंट डेबिट साइड पे, और एक्सपेंस की वो अमाउंट जो एक्सपेंस फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगा वो क्रेडिट साइड पे। अब जो जो अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम रेलिवेंट वैल्यूज यहाँ पोस्ट करते हैं। देखो, प्री पेड एडवांस इंटरेस्ट एक्सपेंस का बिगिनिंग बैलेंस आपको गिवन है 3500, जो कि हम मेंशन करेंगे डेबिट साइड पे 3500। क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना है 5600 क्रेडिट साइड पे। इसी तरह देखो उसने इंटरेस्ट पेएबल का जिक्र किया है, बिगिनिंग बैलेंस 9800 क्रेडिट साइड पे, और एक्रूड एक्सपेंस का कैरी डाउन आपके पास है 7000, ये डेबिट साइड पे। अब कैश पेड या एक्सपेंस फॉर द ईयर में से एक अमाउंट देगा और एक अमाउंट आपको फाइंड आउट करनी होगी, और सेकंड पैराग्राफ में उसने इंटरेस्ट की वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में बताई हुई है जो कि आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है टू द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इनकम स्टेटमेंट वाले इंटरेस्ट की वैल्यू बताई 52,500। इसका मतलब है कि हमारे क्वेश्चन में जो अमाउंट आएगी इस अकाउंट को बैलेंस ऑफ करके वो कैश पेड की अमाउंट होगी। उसके साथ हम मेंशन कर देते हैं बैलेंसिंग फिगर अमाउंट। ये बेटा जी आपके पास कितनी बनती है 52,500 प्लस 5600 प्लस 9800, टोटल किया 67,900। बोथ साइड पे ये टोटल हम मेंशन कर लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 7000 और माइनस करेंगे 3500, ये आता है आपके पास 57,000 जनाब 400 हमने इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कैश पे किया है। तो जनाब इस तरह डिटेल्ड अकाउंट बनाते हैं एक्सपेंस का और इनकम का। ये आपकी प्रैक्टिस हो गई। यहां तक कोई क्वेश्चन है? यू मे आस्क। नो क्वेश्चन? चलें। अच्छा बेटे, अब नेक्स्ट में कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 है जामिल ट्रेडर के नाम से। इसमें बेसिकली आपको इनकी जर्नल एंट्रीज की वो रिवीजन करवा रहा है। हमने इनको जर्नलाइज करना भी सीखा। कैसे सीखा था वो जर्नल एंट्रीज मैं यहाँ आपके सामने दोबारा से लिखती हूँ। उन्हीं जर्नल एंट्रीज को हम दोबारा से डिस्कस करते हैं, और इन जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस फिर हम इस क्वेश्चन में करेंगे। जो ऑलरेडी आपने नोट किया हुआ है वो अपने सामने रखिएगा।
एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज से रेलेवेंट दो एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस की हैं इस चैप्टर में कि जनाब एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज आपके एक्रूड भी हो सकते हैं और एडवांस भी। अब सबसे पहले हम इनकी जर्नल एंट्रीज, एक्रूड जर्नल एंट्रीज को यहां डिस्कस करेंगे कि जनाब अगर एक्रूड की एडजस्टमेंट होगी उसको कैसे जर्नलाइज करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंसेस। अब इसकी जर्नल एंट्री को कैसे जहन में रखना है बेटे, जो एक्रूड हुआ करते हैं चाहे वो एक्सपेंस हो या रेवेन्यूज हो, वो करंट ईयर के एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज होते हैं। एक्सपेंसेस इंकर्ड हो चुके हैं, रेवेन्यूज अर्न हो चुकी हैं, लेकिन उसके केस में अभी तक कैश का एक्सचेंज नहीं हुआ क्योंकि ये करंट ईयर के एक्सपेंसेस और करंट ईयर के रेवेन्यूज होते हैं। इसलिए करंट ईयर में हमने एक्सपेंसेस को डेबिट करके रिकॉर्ड करना और रेवेन्यूज को क्रेडिट करके रिकॉर्ड करना है। ऑपोजिट इफेक्ट क्या देंगे, जो एक्रूड एक्सपेंस होता है वो बेटे आपकी लाइबिलिटी होती है, उसको क्रेडिट करते हैं, और जो एक्रूड रेवेन्यू है वो आपका एसेट होता है, उसे डेबिट करते हैं। इसलिए जब भी एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री वो आपसे रिक्वायर करेगा तो क्या एंट्री पास करोगे, कैसे एंट्री को जहन में रखोगे कि बेटे जो आपके एक्रूड एक्सपेंसेस हैं वो लाइबिलिटीज हैं, इसलिए हम क्या करते हैं उनको क्रेडिट करते हैं। एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट होता है और इसके ऑपोजिट हम एक्सपेंस के अकाउंट को हमेशा डेबिट करते हैं। एक्रूड रेवेन्यूज को इसके बिल्कुल ऑपोजिट हम रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटीज हैं इसलिए वो क्रेडिट हो जाते हैं, लेकिन जो आपके एक्रूड रेवेन्यूज हैं बेटे वो एसेट्स हैं। जब एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट करके रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए क्वेश्चन में अगर कभी आपको एक्रूड रेवेन्यू गिवन होगा तो आपने एक्रूड रेवेन्यू के अकाउंट को डेबिट करना है, और क्योंकि ये करंट ईयर का रेवेन्यू अर्न हो चुका है, रेवेन्यू बन चुका है, वो अलग बात है कि इसके केस में आपने कैश रिसीव नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये करंट ईयर का रेवेन्यू अर्न हो चुका है इसको आपने रिकॉर्ड करना है, और रेवेन्यूज जब रिकॉर्ड होते हैं हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जनाब एक्रूड एक्सपेंसेस को हमेशा कैसे जर्नलाइज किया जाता है, एक्सपेंस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। लेकिन एक्रूड रेवेन्यूज को हम कैसे जर्नलाइज करते हैं, एक्रूड रेवेन्यूज आपके एसेट्स हैं इसलिए वो डेबिट होंगे, और एक्रूड रेवेन्यूज के केस में रेवेन्यू अर्न हो चुका है इसलिए रेवेन्यू को क्रेडिट लिखकर हम रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसा बेटे आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज एक्रूड भी हो सकते हैं तो ये एडवांस भी हो सकते हैं, उनको हमने जर्नलाइज करना कैसे सीखा है। अगर एक्सपेंस और रेवेन्यू एडवांस होगा तो उसको जर्नलाइज कैसे करेंगे, कैसे सीखा और आपने कैसे याद रखना है। देखो हमने तो इसको यूं याद रखा हुआ है कि जो एक्रूड एक्सपेंस है वो क्योंकि पेएबल होते हैं, और जो चीज पेएबल होती है वो लाइबिलिटी होती है, उसे क्रेडिट करते हैं। क्योंकि एक्सपेंस की एक एडजस्टमेंट लाइबिलिटी है, देन डेफिनेटली जो दूसरी एडजस्टमेंट है वो क्या होगा, एसेट होगा। तो जनाब हमारे जो एडवांस एक्सपेंसेस हैं वो एसेट्स होते हैं, तो एसेट्स को जब भी जर्नलाइज करते हैं डेबिट करते हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन में एडवांस एक्सपेंस का जिक्र होगा तो आपने एडवांस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देना है। क्रेडिट किसको करना है, डेफिनेटली एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं ये जनाब इंडिविजुअल जब हमने डिस्कशन की थी वहां ये बात डिस्कस की थी, मैं रिपीट कर देती हूँ कि जनाब एडवांस एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस है जिनकी आपने करंट ईयर में पेमेंट तो कर दी, लेकिन ये करंट ईयर के एक्सपेंस नहीं होते, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस हुआ करते हैं। इसलिए हम यहाँ एक्सपेंस को क्रेडिट करके जो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है करंट ईयर के अकाउंट में से माइनस कर रहे हैं, करंट ईयर के एक्सपेंसेस में से निकाल रहे हैं, जिससे एक्सपेंस का बैलेंस कम होता है। और जब एक्सपेंसेस कम होते हैं, डेबिट क्रेडिट रूल ने हमें सिखाया कि जब एक्सपेंसेस कम होंगे उन्हें क्रेडिट करेंगे। तो जरा गौर कीजिएगा याद करते वक्त कि जनाब एक्रूड एक्सपेंस की और एडवांस एक्सपेंस की एंट्री बिल्कुल ऑपोजिट है। एक्रूड एक्सपेंस में एक्सपेंस इटसेल्फ डेबिट है, लेकिन उसका जो एक्रूड एलिमेंट है वो क्योंकि लायबिलिटी है वो क्रेडिट है। एडवांस में एक्सपेंस को डेबिट करने की बजाय हम क्रेडिट करते हैं, और जो एडवांस एक्सपेंस क्योंकि एसेट है इसलिए वो डेबिट हो रहा है। सेम इसी तरह रेवेन्यूज को जब हम जर्नलाइज करते हैं एडवांस रेवेन्यूज को, उसको भी यूं ही जर्नलाइज करेंगे कि भाई जो आपका एक्रूड रेवेन्यू है वो आपका एसेट है,
देन डेफिनेटली अगर रेवेन्यू एक्रूड के स्टेटस में एसेट है तो जब वो एडवांस होगा तो वो आपकी लाइबिलिटी होगा, और जब वो लाइबिलिटी होगा उसे आपने क्या करना है, क्रेडिट। तो एडवांस रेवेन्यू को हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं? रेवेन्यू अकाउंट बेटा जी आपका डेबिट होता है और एडवांस रेवेन्यू आपका क्रेडिट हो जाता है। इसकी ये जर्नल एंट्री होती है। ये जहन में रखोगे, आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा और बहुत से एमसीक्यूज भी ऑटोमेटिकली उसके साथ सॉल्व हो जाते हैं। ये 4 जर्नल एंट्री जहन में रखिए। अब 1 बाय 1 मैं तमाम ट्रांजैक्शंस को पढ़ूंगी, हम फिर उसे यहाँ पे जर्नलाइज करेंगे। आप इस स्लाइड की पिक ले लीजिएगा, अपने सामने रखो और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, पिक्चर ले ली आप लोगों ने। जी जनाब, ये मैं यहाँ रखा। अब जनाब बाकी जर्नल एंट्रीज हम यहाँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। ए पार्ट क्या है जनाब? ए पार्ट में पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बेटे एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। Here we record revenues when we earn, irrespective either we received cash or not. हम इसमें रेवेन्यूज को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब अर्न हो चुका होता है, और इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि क्या हमने उसके अगेंस्ट में कैश रिसीव किया या फिर नहीं किया। और एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब वो इंकर्ड हो गए, हम उसे तब रिकॉर्ड करते हैं, और उसके अगेंस्ट में कैश पे हुआ या नहीं हुआ इस चीज पे फोकस नहीं करते। मेन एडवांटेजेस वो कहता है इस सिस्टम को फॉलो करने के मेन एडवांटेजेस क्या हैं? हम जनाब इस सिस्टम में वो तमाम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं जो करंट ईयर से रिलेट करें। देखो, मुझे अगर करंट ईयर मेरा 2013 है तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट मुझे फाइंड आउट करना है, तो बेटे वो तभी फाइंड आउट किया जा सकता है जब मैं 2013 के तमाम रेवेन्यूज में से 2013 के तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करूं, चाहे हमने उसके अगेंस्ट में कैश की ट्रांजैक्शन की या नहीं की। तो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमें यही तो सिखाता है कि 2013 के वो रेवेन्यूज भी रिकॉर्ड कीजिए जो 2013 से रिलेट कर रहे हैं और कैश रिसीव कर लिया, और वो भी रिकॉर्ड कीजिए जो 2013 के रेवेन्यूज हैं लेकिन आपने कैश रिसीव अभी नहीं किया। इसका मतलब एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमें कहता है कि आपने 100% जो 2013 से रेलेवेंट रेवेन्यूज हैं और एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करना है, उनको मैच अप करना है, तो अब आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा। तो ये हमें प्रॉफिट की सही कैलकुलेशन करना सिखाता है और इसमें कोई भी रेवेन्यू या एक्सपेंस इग्नोर नहीं होता। अब जनाब बी में क्या कहता है? जामिल ट्रेडर जो है उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 एंड इज मेंटेनिंग इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर कैश बेसिस। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर अपीयरिंग इट्स रिकॉर्ड। कैश बेसिस पे जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिनके अगेंस्ट में कैश का एक्सचेंज हुआ होता है, सिर्फ वो रेवेन्यूज रिकॉर्ड हुए होंगे जिनके अगेंस्ट में कैश आया, और सिर्फ वो ही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुए होंगे जिनके अगेंस्ट में आपने कैश पे किया। जबकि हम और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए हमें करना क्या पड़ता है, जो कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, वो कहता है प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज टू एनेबल जीटी टू फाइनलाइज इट्स मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016 अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फिर हमें ये एक्रूड और प्रीपेड की एडजस्टमेंट्स डालना पड़ती हैं, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की जो बेसिस हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपको दी हुई 8 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक, आपने इन तमाम ट्रांजैक्शंस की एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है। एडजस्टिंग एंट्रीज पास हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली आपका कैश रेवेन्यू क्रेडिट एक्रूअल रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा।
आपका कैश एक्सपेंस एक्रूअल एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली ट्रांजैक्शन उसने दी हुई है 8 जनवरी 2016 की। इसमें क्या कहते हैं बेटे, जहन में रहे कि जितनी भी एडजस्टिंग एंट्रीज एक्रूअल और प्री पेमेंट्स की पास की जाती हैं वो ईयर एंड पे पास की जाती है। अब यहाँ पे इस एक क्वेश्चन में उसने आपसे कहा है कि सपोज कीजिए कि आपका जो आप जो अकाउंट बना रहे हो मंथली बेसिस पे बना रहे हो और आपका जो करंट मंथ है जिसकी आपने एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है वो जनवरी है, तो जनवरी के एंड में मैंने देखना है कि जनवरी के एंड में एक्रूड कितना है और प्रीपेड कितना है। आप 8 जनवरी को जनवरी के स्टार्ट में 1 ईयर को अंडरलाइन करो, पूरे साल का ऑफिस रेंट पे कर दिया एडवांस में। जनवरी के स्टार्ट में आपने रेंट पे कर दिया पूरे साल का, और वो कितना 1.2 मिलियन। अब जनवरी के स्टार्ट में जो आपने रेंट पे किया है बेटे, वो कौन कौन से मंथ को पे किया, मतलब है वो कौन कौन से मंथ को कवर अप कर रहा है, जनवरी फरवरी मार्च से लेकर दिसंबर तक, ये 12 महीनों को कवर अप कर रहा है। तो अगर मेरे फाइनल अकाउंट्स में जनवरी के बना रही हूँ, मेरा ईयर एंड हो रहा है जनवरी के एंड में, तो सिर्फ जनवरी के एंड तक की जो वैल्यूज आपने पे की हैं वो आपका एक्सपेंस या रेवेन्यू बन चुका। लेकिन जनवरी में ऑनवर्ड मंथ्स की जो आपने पेमेंट कर दी हुई है वो आपका एडवांस एक्सपेंस है। आपने जनवरी में बैठे हुए जो रेंट पे किया है वो जनवरी के मंथ का रेंट भी पे कर दिया, फरवरी से लेकर दिसंबर तक का भी रेंट आपने पे कर दिया, तो इसका मतलब ऑनवर्ड मंथ्स का रेंट आपने पहले ही पे कर दिया, ये आपका एडवांस एक्सपेंस है। कितने मंथ्स का आपने एडवांस पे किया, 1.2 मिलियन पूरे साल का है, तो 11 मंथ्स का कितना हुआ, उसमें से जनवरी का तो आपका एक्सपेंस बन चुका, आपने रेंट पे किया और बिल्डिंग को जनवरी के मंथ में यूज कर लिया, तो बेनिफिट ले लिया जनवरी का, तो जो आपने पैसे अदा किए वो तो एक्सपेंस बन चुका। लेकिन फरवरी से लेकर दिसंबर तक जो नेक्स्ट 11 मंथ्स है, अभी आपने बिल्डिंग को यूज नहीं किया, वो एक्सपेंस नहीं बना, वो आपका एडवांस एक्सपेंस है। और एडवांस एक्सपेंस को कैसे हम बुक करेंगे, ये देखो आपके सामने वो एडजस्टमेंट मैंने स्लाइड वैसे ही रखी हुई है कि एडवांस जो एक्सपेंसेस हुआ करते हैं वो हमारे एसेट्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने बेटे पैसे अदा कर दिए उसके एंगेज में, अब बिल्डिंग को यूज करके बेनिफिट लेना है, हमारा राइट है, एसेट है। तो उसको मैंने कैसे जर्नलाइज करना है, एडवांस रेंट को डेबिट करूंगी और रेंट के एक्सपेंस को क्रेडिट करूंगी। ये है 8 जनवरी की ट्रांसैक्शन। 8 जनवरी में मैंने इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, जो पैसे मैंने जनवरी के शुरू में दिए थे जनवरी के एंड में उसकी एडजस्टमेंट होगी। ये जितनी भी हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर रहे हैं ये मंथ एंड पे पास होनी है। एडजस्टिंग एंट्रीज हमेशा मंथ एंड या ईयर एंड, उसमें मंथली बेसिस पे वो चल रहा है तो मैं मंथ का वर्ड यूज कर रही हूँ, ईयर एंड पे या मंथ एंड पे एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं। तो यहाँ पे 31 जनवरी जो है वो मेरा मंथ एंड हो रहा है, उस वक्त हमने ये जर्नल एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है। तो वो कैसे करेंगे, एडवांस एक्सपेंस को कैसे बुक करते हैं, एडवांस एक्सपेंस क्योंकि आपका एसेट होता है, मैंने क्या करना है, एडवांस रेंट एक्सपेंस को डेबिट करना है और क्रेडिट किसको करना है जनाब, रेंट एक्सपेंस को। कितनी अमाउंट से, जितनी अमाउंट आपकी एडवांस जा चुकी, आपने 8 जनवरी को 1.2 मिलियन पे किया था, लेकिन जनवरी के एंड तक उसमें से जो 1 मंथ का 0.1 मिलियन है वो एक्सपेंस बन चुका, रिमेनिंग 11 मंथ्स का जो रेंट है वो एडवांस है, और रिमेनिंग 11 मंथ के एडवांस की अमाउंट बनती कितनी है, 1.1 मिलियन। फिर उसके बाद सेकेंड ट्रांजैक्शन, जिसकी ट्रांजैक्शन इंकर्ड तो हुई है 15 जनवरी को, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो एडजस्टिंग एंट्री डालनी है वो जहन में रहे, वो 31 जनवरी को ही एडजस्टिंग एंट्री पास होगी। और 15 जनवरी को क्या डिटेल बता रहा है वो अभी पढ़ते हैं हम। 15 जनवरी की ट्रांजैक्शन को मैं यहाँ रिकॉर्ड करूंगी। वो कैसे कहते, एडवांस पेमेंट की थी आपने 15 जनवरी को, कितने की, 20 मिलियन की, वॉज मेड अगेंस्ट अ परचेज ऑर्डर। आपने 20 मिलियन का एडवांस दिया हुआ था
लेकिन जनवरी के मंथ में, और वो आपने एडवांस दिया 20 मिलियन का कब, 15 जनवरी को, लेकिन 60% ऑफ द ऑर्डर्ड गुड्स वर रिसीव्ड इन जनवरी 2016। आपने टोटल एडवांस पेमेंट 100% चीजों के केस में एडवांस पेमेंट कर दी 20 मिलियन की, लेकिन उसमें से 60% गुड्स आपको रिसीव हो गई, मतलब आपने बेनिफिट ले लिया, आपका परचेज का एक्सपेंस बन गया। जो रिमेनिंग 40% गुड्स हैं उसके आपने एडवांस में पैसे तो दे दिए लेकिन गुड्स रिसीव नहीं की। तो इसका मतलब है जब गुड्स ही रिसीव नहीं की, बेनिफिट नहीं लिया, तो वो मेरा परचेज एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी नहीं होगा। वो क्या है, वो नेक्स्ट मंथ का एक्सपेंस है जिसकी पेमेंट जो है वो मैंने जनवरी में पे कर दी। तो इसका मतलब है नेक्स्ट मंथ का एक्सपेंस है और दिस मंथ के लिए क्या है, एडवांस। तो अब यहाँ पे फिर से आपने एडवांस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करोगे, जैसे आपने एडवांस रेंट को रिकॉर्ड किया, एडवांस परचेजेस को भी ऐसे ही रिकॉर्ड करोगे। एडवांस परचेज अकाउंट डेबिट और परचेज का एक्सपेंस अकाउंट जो है वो आप क्रेडिट कर दोगे। कितने से, जितनी अमाउंट आपने रिसीव नहीं की। 20 मिलियन की मैंने टोटल पेमेंट की थी, उसमें से 60% तो गुड्स रिसीव हो गई, ओके। 40% गुड्स रिसीव नहीं हुई लेकिन उसके केस में आपने एडवांस में पैसे दे दिए, तो मेरी एडवांस कितनी परचेजेस हो गई, 40%। तो 20 का 40% बेटा कितना बनता है मेरे पास, 8 मिलियन। उसके बाद 21 जनवरी को क्या हुआ, स्पेस क्रिएट कर ले यहां पे। 21 जनवरी को कहते हैं 5 मिलियन वर रिसीव्ड अंडर सप्लाई ऑफ गुड्स। कैश हम पे करते हैं जब चीजें खरीदते हैं परचेज एक्सपेंस के केस में, यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हो फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब आप सेल कर रहे हो। आपने सेल्स के केस में 21 जनवरी 2016 को अपने कस्टमर से 5 मिलियन बेटा रिसीव कर लिया, ठीक है। ₹5 मिलियन वर रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स इन जनवरी, क्योंकि जनवरी में गुड्स आनी थी, लेकिन goods amounting to ₹3 million could not be delivered in time because of a transport strike। जनाब स्ट्राइक की वजह से 3 मिलियन की गुड्स जो हैं वो आपके कस्टमर तक डिलीवर नहीं हो सकी। हामिद, हमें दोबारा से, ठीक है अभी है। अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम हमें जैसा कि आपने कल भी क्वेश्चन किया था, मतलब कि हमने उसी मंथ उसे पैसे दिए, उसी मंथ हमने उसमें अपने गुड्स से वो उसे रिसीव कर ली। अब इसमें भी ऐसा ही है कि हमने 20 मिलियन की एक, तो हमें 60 मिलियन, जो 60% था वो हमें गुड्स मिल गई हैं, 40% जो है हमारा वो एडवांस एक्सपेंस है। मैम बाज़ औक़ात ऐसी एंट्रीज होती हैं कि जिसमें सिर्फ हमने बताना यही होता है कि हमने जो उसे पैसे दिए उसके बदले में हमें जो गुड्स थी वो हमें मिल गई हैं। तो मैम फिर कब हमने ये एंट्री लिखनी है और कब नहीं लिखनी, ये बात अक्सर कंफ्यूज कर देखो देती है। बेटे, मैंने क्या किया, आपने खुद ही क्वेश्चन भी किया, आंसर भी दे दिया, मैं उसको सिर्फ थोड़ा सा चेंज करूंगी स्टेटमेंट को, आपको आंसर खुद ब खुद मिलेगा। कि देखो 20 मिलियन मैंने पैसे दिए थे 20 मिलियन की गुड्स के लिए, 60% मुझे चीजें मिल गई, जो चीजें मिल गई हैं उनको तो हम ऑलरेडी परचेजेस को बुक कर चुके। जी जब मैंने ये देखो, मैं आपके सामने जर्नल, जब मैंने 20 मिलियन पे किया होगा, मैंने एंट्री क्या की होगी, मैंने परचेज एक्सपेंस को डेबिट किया होगा और पैसे दिए हैं कैश को मैंने क्रेडिट किया होगा। बिल्कुल। ठीक है। अब जनाब जनवरी के एंड में जाके पता चल रहा है कि 20 मिलियन में से 8 मिलियन की तो चीजें आपको मिली नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 12 मिलियन की चीजें मिल गई। जो चीजें मिल गई वो तो परचेज एक्सपेंस हो गया, उसका हमने कुछ नहीं कर, जी क्योंकि वो 12 मिलियन ऑलरेडी 20 मिलियन, देखो इस 20 मिलियन में 12 और 8 दोनों शामिल है ना, 12 मिलियन प्लस 8 मिलियन। बिल्कुल। तो उसमें से 12 मिलियन का जो आप बेनिफिट ले चुके, वो एक्सपेंस बन चुका, वो ऑलरेडी आपने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है परचेज अकाउंट को डेबिट करके। तो हम क्या करेंगे, ये रेंट पे हम ये देखेंगे कि इसमें से कितनी वैल्यू की चीजें हमें नहीं रिसीव हुई, बेनिफिट नहीं लिया, वो एक्सपेंस नहीं बना।
तो हमने 8 मिलियन की गुड्स रिसीव नहीं की, वो हमारा एक्सपेंस नहीं बना, तो एक्सपेंस को कम करने के लिए क्या किया, क्रेडिट कर दिया, और क्रेडिट करके जो एक्सपेंस में से 8 मिलियन की वैल्यू निकली वो एडवांस एक्सपेंस में डेबिट हो गए। मैम जैसा कि अब अपने परचेज और ये कैश वाली ये 20 की है, अगर जो इसके अलावा जो हमारा बिल 12 मिलियन के हमें रिसीव हो चुका है, अगर उसकी भी एंट्री कर दे तो कोई मसला तो उसकी नहीं है? एंट्री नहीं बेटे, उसकी एंट्री देखो, हमने तो 12 मिलियन की बजाय टोटल एंट्री ही 20 मिलियन की कर दी थी, उसमें 12 मिलियन भी शामिल था, 8 मिलियन भी शामिल था। जी हमने ये एडजस्टिंग एंट्री करके उसमें से 8 मिलियन निकाला है, जी। क्योंकि एंट्री सिर्फ 12 मिलियन की होनी चाहिए नहीं, थी, मैंने कहा जितने अगर की हम ये गुड्स हमने 20 वाली, रिसीव की। अगर हम ये 20 वाली करें ही ना, जैसे कि आपने 8 तो मिलियन फिर वाली की हमें है। एडजस्टिंग एंट्री की जरूरत ही, अगर हम करते ही वो एंट्री 12 मिलियन से, फिर 8 मिलियन की एडजस्टमेंट डालने की, हमें इस तरह क्रेडिट करके परचेज को उसकी एडजस्टमेंट डालने की जरूरत ही ना पड़ती। ठीक है मैम, मतलब कि जो ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जैसे होता है कि जो जो हमारा एक्सपेंस बन जाए हम उसे छोड़ हाँ, देंगे, जो हमारा उसको छोड़ जो हमारा देंगे, एडवांस हाँ है हम उसको, हाँ, उसका जो भी बनता है उसकी एंट्री कर देंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे। यस, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके बेटा। अच्छा जनाब, अब 21st वाली एंट्री की तरफ चलते हैं। 21 जनवरी को क्या हुआ? 21 जनवरी को आपने अपने कस्टमर से 5 मिलियन ले लिया, लेकिन 3 मिलियन की गुड्स आपने अपने कस्टमर को फॉरवर्ड नहीं की। तो जब आपने अपने कस्टमर से पैसे लिए होंगे, आपने क्या किया होगा, कैश को डेबिट किया होगा, सेल्स को क्रेडिट किया होगा। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि सेल्स तो हमने 5 मिलियन से क्रेडिट कर दी, रेवेन्यू को तो 5 मिलियन से बुक कर दिया, बाद में पता चला 3 मिलियन की गुड्स तो आपने कस्टमर को दी नहीं, आपने बेनिफिट ट्रांसफर किया ही नहीं है। तो जब बेनिफिट ट्रांसफर ही नहीं किया, क्या रेवेन्यू अर्न हुआ? नहीं। रेवेन्यू तब तक अर्न नहीं होता जब तक आप किसी को बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं दे देते, तो वो रेवेन्यू तो हुआ ही नहीं। वो रेवेन्यू कब होगा? जब गुड्स कस्टमर को जाएंगी नेक्स्ट मंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एडवांस रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू अर्न नहीं हुआ, लेकिन आपने कस्टमर से पैसे ले लिए। तो 5 मिलियन लिए, उनमें से 3 मिलियन की तो चीजें दे दी, जितने मिलियन की चीजें नहीं दी वो आपका एडवांस रेवेन्यू है, 2 मिलियन। अब एडवांस रेवेन्यू को आपने जर्नलाइज करना है। अब 2 मिलियन के एडवांस, 2 मिलियन की है, 3 मिलियन एडवांस रेवेन्यू है। और जो एडवांस रेवेन्यू हुआ करता है बेटे, वो आपकी लाइबिलिटी होती है। आपने एडवांस रेवेन्यू को क्रेडिट, और जो रेवेन्यू है जिसका नाम यहाँ पे सेल्स है, उसको देंगे सेल्स क्रेडिट। कितने से? जितनी गुड्स आपने फॉरवर्ड नहीं की, और वो है 3 मिलियन। ठीक है हामिद, ये देखो बेटे, मैंने फिर से जितने की ट्रांजैक्शन 31 जनवरी, में वो कहता है सेल्स वॉज बुक्ड ऑन रिसीट ऑफ अ चेक अमाउंटिंग टू ₹0.9 million, which represents the price of goods supplied net of 10% cash discount. बेटे सेल्स और परचेजेस को हम जब भी रिकॉर्ड करते हैं, उस वैल्यू से रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कैश डिस्काउंट इंक्लूड होता है। अब वो यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि जनाब जब हमने उसके अगेंस्ट में चेक रिसीव किया है, बेसिकली एंट्री होनी क्या चाहिए थी, एडजस्टिंग एंट्री में बाद में पास करती हूँ। आपको अपने कस्टमर से चेक रिसीव हुआ, कितने का? उसके लिए बैंक अकाउंट को डेबिट होना चाहिए। आपने अपने कस्टमर से 0.9 मिलियन जो है इतने का चेक रिसीव किया, ठीक है। और ये अमाउंट है आफ्टर 10% कैश डिस्काउंट। अब मुझे कैसे पता चला ये अमाउंट आफ्टर 10% कैश डिस्काउंट है? उसने 10% से पहले देखो लिखा हुआ है नेट ऑफ 10% डिस्काउंट। नेट ऑफ का मतलब है कि जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसमें से 10% डिस्काउंट माइनस हो चुका है। तो ये अमाउंट कितने परसेंट है? 90% है। तो डिस्काउंट की अमाउंट मैं कैसे
से फाइंड आउट डिस्काउंट की परसेंटेज 10 है, उससे मल्टीप्लाई, तो इससे मेरे पास डिस्काउंट की अमाउंट कितनी आ रही है 0.1। अब हम अपने कस्टमर को जो डिस्काउंट, वो हमारा एक्सपेंस होता है, उसको डेबिट किया जाता है। तो भाई जितने पैसे डिस्काउंट की अमाउंट को डिस्काउंट के ऑपोजिट लेकर डिस्काउंट अलाउड के एक्सपेंस को डेबिट करके रिकॉर्ड करते हैं। और जनाब हम सेल्स को हमें क्रेडिट करना चाहिए था 1 मिलियन से, 10 लाख से, लेकिन वो कहता है कि हुआ क्या है, आपने सेल्स को रिकॉर्ड किया नेट ऑफ, आपने क्या किया, देखो सेल्स को बुक किया कब, ऑन द रिसीट ऑफ अ चेक अमाउंटिंग टू ₹0.9 मिलियन। तो सेल्स को 1 मिलियन से क्रेडिट करने की बजाय आपने इसको हम रिकॉर्ड किया। क्यों? क्योंकि आपने डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया। ये मुझे कैसे आइडिया हुआ? देखो उसने खुद ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि सेल्स को बुक तो किया है, लेकिन कितनी अमाउंट से, 0.9 मिलियन की अमाउंट से बुक कर लिया, डिस्काउंट इग्नोर कर दिया। तो अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी? देखो इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी कि डिस्काउंट को हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट करके। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपका डेबिट होगा 0.1 से, आपका डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि सेल्स को आपने 0.9 मिलियन से क्रेडिट किया जबकि 1 मिलियन से होना चाहिए था, सेल्स आपने कम क्रेडिट की, तो सेल्स को मजीद क्रेडिट कर देंगे 0.1 मिलियन से। तो ऑटोमेटिकली, मतलब उन्होंने रॉन्ग एंट्री ये पास की, उन्होंने बैंक अकाउंट को डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया 0.9 मिलियन से। देखो एंट्री एक्चुअल में जो होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने रॉन्गली ये एंट्री पास कर दी, तो फिर हमें उसको यूं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमारी एडजस्टिंग एंट्री जो है वो ये बनेगी कि मिलियन से क्रेडिट कर दिया जबकि सेल्स को कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, उस अमाउंट से जिस अमाउंट में कैश रिसीव की अमाउंट भी इंक्लूसिव हो और डिस्काउंट की अमाउंट भी शामिल होगी, उस अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए था 1 मिलियन से। 0.1 मिलियन से सेल्स भी कम रिकॉर्ड है और डिस्काउंट अलाउड भी रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए डिस्काउंट अलाउड को 0.1 मिलियन से डेबिट करेंगे और सेल्स 0.1 मिलियन से क्रेडिट होगी, जिससे ऑटोमेटिकली 0.9 मिलियन का बैलेंस 1 मिलियन पे चला जाएगा। तो ये जनाब 31 जनवरी की एडजस्टिंग एंट्री होगी। फिर उसके बाद 1 फरवरी को क्या हो रहा है? 1 फरवरी की ट्रांजैक्शन, payment of salaries and wages for the month of January 2016 amounted to ₹0.5 million. This amount includes ₹0.02 million paid to an employee as advance salary for the month of February 2016. आपने जनवरी की 1 फरवरी को सैलरीज एंड वेजेस के एंगेज में टोटल पेमेंट की है 0.5 मिलियन की। आपने 1 फरवरी को सैलरीज एंड वेजेस के एंगेज में जो पेमेंट की है वो 0.5 मिलियन की पेमेंट की है। और इस पेमेंट में वो आपको क्वेश्चन में बताता है कि फरवरी की भी कुछ आपने एडवांस सैलरीज दे दी हैं जो कि कितनी बनती हैं 0.02 मिलियन की। इसका मतलब है कि जो मैं 1 फरवरी को 0.5 मिलियन की सैलरी पे कर रही हूँ, उसमें से हमने जो फरवरी की सैलरी पे की है एडवांस वो माइनस कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो डेफिनेटली हमने जनवरी की सैलरी पे की है। तो मैं 0.02 मिलियन को 0.5 में से माइनस करूंगी, ये आता है मेरे पास 0.48 मिलियन। तो जरा देखो हो क्या रहा है, जनवरी की सैलरी जो कि बनती थी 0.48 मिलियन, आप उसे जाके फरवरी में पे कर रहे हो। सैलरीज एंड वेजेस आपके पास हैं क्या? एक्सपेंस है।
जनवरी के एक्सपेंस के केस में पेमेंट जाके आप बाद में कर रहे हो फरवरी के मंथ में जाके, सोचो ये एक्रूड एक्सपेंस हुआ जनवरी के एंड में या फिर ये एडवांस एक्सपेंस हुआ। एडवांस एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनमें पेमेंट पहले हो जाती है, एक्सपेंस बाद में इंकर्ड होता है। यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट है, एक्सपेंस ये प्रीवियस मंथ का है जनवरी का, लेकिन पेमेंट आप बाद में जाके कर रहे हो, इसका मतलब है ये एक्रूड एक्सपेंस है। और एक्रूड एक्सपेंस हम कब रिकॉर्ड करेंगे? नो डाउट इसकी जाके पेमेंट 1 फरवरी में हुई है, लेकिन 31 जनवरी को ही अंडर एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम 31 जनवरी को ही, जनवरी के एंड में जनवरी का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ये एक्रूड एक्सपेंस है जो कि लायबिलिटी है, एक्रूड एक्सपेंस की लायबिलिटी को क्रेडिट और एक्सपेंस को डेबिट। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस अकाउंट बेटे आपका डेबिट हो जाएगा, और सैलरीज एंड वेजेस जो एक्रूड हैं लायबिलिटी वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। कितनी अमाउंट से? जितनी जनवरी की सैलरीज एंड वेजेस बनती हैं। नो डाउट मैंने फरवरी में 0.5 मिलियन की सैलरीज एंड वेजेस पे की हैं, लेकिन उसमें से 0.02 की जो अमाउंट है वो फरवरी के मंथ से रिलेट कर रही थी। तो इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बेटे हमारे करंट मंथ जनवरी से रिलेट करी, जो कि 0.48 मिलियन बनता है। तो 0.48 मिलियन जनवरी की सैलरी है जिसकी पेमेंट बाद में जाके हुई, तो जनवरी के एंड तक ये पेएबल थे, ये एक्रूड थे, ये हमने बुक कर दिए। इसी तरह 15 फरवरी को हमने कुछ जाके पेमेंट की है जो डेफिनेटली प्रीवियस मंथ से कुछ रिलेट कर रही होगी। अब जनवरी की पेमेंट्स जब ऑनवर्ड मंथ में जाके हो रही हैं वो सारी की सारी एक्रूड होंगी। पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016 अमाउंटेड टू ₹0.3 मिलियन। आपने जनवरी के यूटिलिटी बिल की, सुहेब मैं बेटे आपकी बात सुन रही हूँ अभी, सुहेब दोबारा से नोटिफिकेशन दीजिए। मैम ये 1 फरवरी की जो आपने की है, ये हाँ अक्रूड जी एक्सपेंस को हम डेबिट नहीं करेंगे? बेटे, एक्रूड एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। मैम वो रेवेन्यू अगर एक्रूड हो तो वो एसेट होता है। ये तो मैं, देखो मैंने वहां इसीलिए वो जर्नल एंट्रीज रिपीट कर दी थी, वो मैं स्लाइड दोबारा से आपके सामने शो करवा देती हूँ। मैम जब जनवरी में हमने ये ये देखो एक्सपेंस क्रिएट हुआ था जनवरी का एक्सपेंस था ना, ये देखो तो आपके सामने तब स्लाइड शो हो रही है, पहले देखो बेटे इस पे। देखो मैंने एक्रूड एक्सपेंस को कैसे रिकॉर्ड किया हुआ है, एक्सपेंस को डेबिट किया हुआ और एक्रूड एक्सपेंस को क्रेडिट किया हुआ। जी, तो ये ठीक है, जब फरवरी में पे होगा तो फिर ये हाँ अक्रूड एक्सपेंस डेबिट होगा हाँ और हाँ, फिर जब हम इसकी पेमेंट जाके 1 फरवरी में की होगी तो फिर हमने क्या करना है, जो लायबिलिटी है वो आपकी कम हो जाएगी, लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे एक्रूड सैलरीज एंड वेजेस, और पैसे दे रहे होंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये जो आपने 1 फरवरी लिखा हुआ है ये ये मतलब 1 सिर्फ फरवरी को जाके पेमेंट हुई है, मैंने ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर दिया है, लेकिन ऊपर देखो मैंने लिख दिया था कि ये जितनी भी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं ये हमने कब पास करनी है, ये देखो मैंने लिख दिया था। मैं यहाँ पे दोबारा से इसको डिफरेंट इंक से हाईलाइट भी कर देती हूँ कि जितनी एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं वो ईयर एंड पे, मंथ एंड पे 31 जनवरी को हम ये ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं। जी आगे मैं ठीक है, चले। अब इसी तरह बेटे लास्ट जर्नल एंट्री, अब उसमें क्या कह रहा है, कहता है यूटिलिटी एक्सपेंस तो वो जनवरी का था लेकिन पेमेंट बाद में जाके फरवरी में कर रहे हो, तो यूटिलिटी एक्सपेंस पेमेंट लेट हो रही है, इसका मतलब अगेन ये क्या है, एक्रूड एक्सपेंस है। तो एक्रूड एक्सपेंस को वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे जिस तरह सैलरीज एंड वेजेस के एक्रूड को रिकॉर्ड किया था। यूटिलिटी एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा और एक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंस आपका क्रेडिट हो जाएगा। जितनी अमाउंट उसने दी हुई जनवरी का यूटिलिटी बिल सारे का सारा 0.3 मिलियन है, वो जाके आपने फरवरी में पे किया, तो जनवरी के एंड में हमने उसे एक्रूड एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया, और 15 फरवरी को जाके जब इसकी पेमेंट होगी तो तब हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एक्रूड जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, लायबिलिटी कम जब होती है उसे डेबिट करते हैं और कैश को आप क्रेडिट कर दोगे।
तो जनाब ये हमारी रिवीजन भी हो गई और चैप्टर बी कंप्लीट हो गया। आपसे कहा था कि बेटे एमसीक्यूज कोशिश कीजिएगा, अगर कोशिश की है, अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं हुआ, आप मेरे से पूछ सकते हैं। समी खान दोबारा से बेटे। अस्सलाम जी वालेकुम समी, मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी समी, मैम ये जूम आउट कर दे, मैं स्क्रीनशॉट लेना था पूरे क्वेश्चन का। अच्छा ठीक है। कुरतुलैन 1 मिनट रुकिएगा। ये एडजस्टिंग एंट्री वाला बेटे, जी मैम। ये जूम आउट, लेकिन वो ज्यादा तो नहीं देखो हो गया। नो मैम, सही है, सही है। ठीक है, लो जी मैम। इसे प्रीवियस पेज का चाहिए, नहीं मैम, वो ले लिया था मैंने। वो ले लिया था। हाँ जी जी कुरतुलैन मैम। बेटे। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे। वालेकुम अस्सलाम जी कुरत। मैम एमसीक्यूज नंबर 11 करवा दें। एमसीक्यू नंबर 11 करते हैं अभी। जी चलें जनाब, बाकी स्टूडेंट्स भी एमसीक्यू नंबर 11 पे आओगे। इसे सॉल्व करते हैं जनाब। क्या कहा जा रहा है इसमें? कहते हैं एनुअल रेंट एक्सपेंस for TT for the period 1st July 2018 to 30th June 2019, 35,000, which is 25% more than the previous year. अच्छा, ये अमाउंट प्रीवियस ईयर से 25% ज़्यादा है, इसका मतलब है ये 25% ज़्यादा है, इट मीन्स ये 125% है। और प्रीवियस ईयर का जो एक्सपेंस है वो बेस है, और बेस बेटे हम हमेशा लेते हैं 100%। इसका मतलब पिछले साल मेरा रेंट का एक्सपेंस जितना भी था वो 100% था, और दिस ईयर का है 25%, 125%। What is the charge of rent expense in the statement of profit and loss for the year ended 31st December 2018? ठीक है बेटे, अभी देखो इसको व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं हम। हमारा बिजनेस ईयर है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक्सपेंस या रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करना है, वो 31 दिसंबर 2018 है। इसका मतलब है कि वो जनवरी टू दिसंबर 2018 है। अब उसने कहा है हमें जो एक्सपेंस बताया है वो 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक का एक्सपेंस बताया, और उसकी अमाउंट कितनी बताई है? उसने अमाउंट बताई है बेटे 35,000। और ये कहता है प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 जून 2018, ये प्रीवियस ईयर है इस एक्सपेंस का। वो कहते हैं ये 20% ज्यादा है, इसका मतलब है ये 120% है, और पिछले साल का एक्सपेंस 100% था। अब अगर मुझे प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस फाइंड आउट करना है तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी बेटे? उसके लिए मैंने तुरंत बताया था कि बेटे जो अमाउंट हो उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर देना है, जो फाइंड आउट करना है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जनाब हम यहाँ यही काम करेंगे। 35,000 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जनाब इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर मेरा एक्सपेंस था 28,000। अब ऑटोमेटिकली आप इसे 20% बढ़ा के देख लीजिएगा, आपके पास ऑटोमेटिकली अमाउंट आ रही होगी 35,000। तो हमने प्रीवियस ईयर का भी एक्सपेंस निकाल लिया और दिस ईयर का भी एक्सपेंस निकाल लिया, लेकिन मैंने जो आंसर करना है वो बिजनेस के टाइम स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली आंसर करना है। अब जनाब 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2018 से लेकर 30 जून 2018 का जो एक्सपेंस है वो मैंने 28,000 में से लेना है। हमारा जो करंट ईयर है बिजनेस का, उसके पहले 6 माह की पेमेंट 28,000 के अकॉर्डिंगली हो रही है, और नेक्स्ट 6 मंथ की पेमेंट जो है वो 35,000 के अकॉर्डिंगली हो रही है। इसका मतलब है कि जनाब 1 जनवरी 2018 से लेकर 30 जून 2018 तक की पेमेंट 28,000 के अकॉर्डिंगली है।
तो 28,000 पूरे साल का एक्सपेंस है, 6 मंथ्स का फाइंड आउट करना है, 2 से डिवाइड कर दोगे। इसी तरह 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड होता है, 31 दिसंबर 2018। तो हमारे करंट ईयर के अगले 6 माह की जो पेमेंट है वो 35,000 में से होगी। अब जनाब ये अमाउंट्स मैं ले लेती हूँ यहाँ से, देखो 28,000 डिवाइडेड बाय 2 किया, 14,000 हमारे पास ये आता है, और 35,000 डिवाइडेड बाय 2 17,500 ये आता है। मेरा टोटल एक्सपेंस कितना बनता है, ऐड किया 31,500 है। अब देखो एक्सपेंस फॉर द ईयर मांग रहा है, यस एक्सपेंस फॉर द ईयर मांग रहा है, वही अमाउंट हो गई आपके पास। कुरत ठीक है बेटे? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? 4 पार्टिसिपेंट्स और हैं। मैम इसी क्वेश्चन का हम अकाउंट भी बना सकते हैं, ये अकाउंट से सॉल्व कर सकते हैं? बनाना तो बना लीजिए, अदरवाइज उसने रिक्वायर नहीं किया आपसे। मैम वो अकाउंट बना रहा और था अकाउंट के लिए मेरी बात सुने, वैसे भी अच्छा वो कहता है कि रेंट एक्सपेंसेस पेड ऑन 1 जुलाई। अब 1 जुलाई को मतलब एडवांस रेंट पे करते हो तो बिल्कुल अकाउंट बना के देख लो, अकाउंट बना लो, इसमें क्या अकाउंट भी बन जाएगा। अकाउंट बना रहा था तो अकाउंट से समझ नहीं आ रही थी। चलो अकाउंट बना लेते हैं। देखो जो आपने 1 जुलाई 2018 को पेमेंट की है 35,000 की बेटे, इसमें से हाफ अमाउंट करंट ईयर से रिलेट करिए, हाफ अमाउंट नेक्स्ट ईयर से रिलेट करिए। तो जो नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रही है वो आपके पास एडवांस है, तो 35,000 का हाफ जो है वो क्लोजिंग एडवांस है, और 28,000 का हाफ भी क्लोजिंग है, वो ओपनिंग एडवांस है। तो देखो इसका अकाउंट बनाना चाहो तो इसका अकाउंट कुछ यूं बनेगा, मैं अकाउंट बना देती हूँ, यहाँ पे वर्किंग हुई भी है, हम अकाउंट बना देते हैं। ये देखो जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है वो है 28,000। इस 28,000 में से आपने करंट ईयर से जो अमाउंट रिलेट करी थी 14,000, इसकी पेमेंट आपने 1 जुलाई 2017 को कर दी थी। तो वो 31 दिसंबर 2017 के एंड में जो अमाउंट आपने 2018 की पे कर दी थी, 2017 के एंड में एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस था, जो कि 2018 के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो 14,000 एडवांस एक्सपेंस का बिगनिंग बैलेंस है, और जो बिगनिंग बैलेंस है वो बेटे एडवांस एक्सपेंस आपके एसेट्स होते हैं, इसलिए डेबिट साइड पे। एडवांस एक्सपेंस का ब्रॉड डाउन है आपके पास 14,000, और एडवांस एक्सपेंस का आपके पास कैरी डाउन है 17,500। और ड्यूरिंग द ईयर जो आपने रेंट पे किया है 1 जुलाई 2018 को, उसकी अमाउंट है 35,000। जो हमने 35,000 पे कर दिया हुआ है बेटे, उसमें कैश क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट, तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट साइड पे आपके पास इनकम फॉर द ईयर आ जाएगा। ठीक है सोहेब? जी मैम। और मैम 14 MCQ। एमसीक्यू नंबर 14, चलें जनाब एमसीक्यू नंबर 14 पे आते हैं। इसमें क्या पूछ रहे हैं? अब बिजनेस पेज रेंट क्वार्टरली इन एरियर। इन एरियर का मतलब है कि वो नेक्स्ट 3 मंथ्स को कवर अप कर रहा है। रेंट 1 जनवरी को जो आपने पे किया एरियर है, सॉरी नेक्स्ट नहीं, प्रीवियस 3 एरियर है, इसलिए प्रीवियस को कवर अप कर रहा है। 1 जनवरी को आप पे कर रहे हो, प्रीवियस 3 मंथ का आपने पे किया है। कौन से प्रीवियस 3 मंथ? अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। और जो 1 अप्रैल को आपने पे किया, ये प्रीवियस 3 मंथ जनवरी, फरवरी एंड मार्च को कवर अप कर रहा है। अब वो कहता है द रेंट वाज इंक्रीज फ्रॉम 1,50,000 पर ईयर टू 1,80,000 पर ईयर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2007। रेंट एक्सपेंस एंड द एक्रूअल्स शुड बी इंक्लूडेड इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें से हमने रेंट के एक्सपेंस की अमाउंट निकालनी है और जनाब हमने एक्रूअल की अमाउंट निकालनी है। तो चलो अभी फाइंड आउट कर लेते हैं इसको।
हाँ जी बेटे, अब मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। अब जो जनवरी में मैंने पेमेंट की है रेंट की, वो एरियर का मतलब है कि प्रीवियस 3 मंथ को कवर अप करिए, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ऑफ लास्ट ईयर। बल्कि यहाँ पे देखो बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, कहता है आपका बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर 31 जनवरी 2008 को एंड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 फरवरी 2007 से लेकर 31 जनवरी 2008 तक आपका बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर है, जिसके अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, इस तो जनाब जो 1 जनवरी में आप पेमेंट कर रहे हो वो प्रीवियस 3 मंथ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर को कवर अप करिए। और जो 1 अप्रैल को आपने पेमेंट की है वो जनाब जनवरी, फरवरी एंड मार्च को कवर अप करिए। इसका मतलब है कि जनाब जो करंट ईयर है उसमें 1 अप्रैल वाली पेमेंट जो है वो फॉल कर रही है, तो ये वाली पेमेंट आपके पास आएगी, इसमें फरवरी से ऑनवर्ड आपने स्टार्ट हो जाना है। 1 अक्टूबर के बाद नेक्स्ट पेमेंट 1 जनवरी, अच्छा अब इसमें देखिए आपने रेंट को इंक्रीज कब करना है, पहले आपका रेंट था 1,50,000 पर ईयर, तो 1,50,000 पर ईयर का मतलब है कि क्वार्टरली बेसिस पे अगर मैं इसको डिवाइड करूं, डिवाइडेड बाय 4, तो हर क्वार्टर में जो आपने पेमेंट करनी वो 37,500 की है। लेकिन उसमें देखो जो आपने इंक्रीज लेकर आना है वो 1 अक्टूबर से इंक्रीज लेकर आना है 1,80,000 का, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4 किया, तो इसका मतलब है कि अब ऑनवर्ड यहाँ पे जो पेमेंट आपने करनी है वो 37,500 नहीं, बल्कि वो आपके पास बन रही है 45,000। अब जो 1 जनवरी 2008 में मैंने पेमेंट की है 45,000 की, वो जनाब प्रीवियस 3 मंथ को कवर अप करिए, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर को कवर अप करिए। हमने 1 जनवरी को पिछले 3 माह की पेमेंट कर दी 45,000 के अकॉर्डिंगली, तो ऑनवर्ड भी जो हमने जनवरी के बाद 1 अप्रैल को पेमेंट करनी है 2007 की बजाय 2008 में, वो भी 45,000 की पेमेंट करनी है। अब जो 1 अप्रैल में मैं पेमेंट करूंगी ये जनवरी, फरवरी एंड मार्च को कवर अप करेगी। इसका मतलब ये है कि जो मेरे करंट ईयर का जनवरी 2008 का जो जनवरी है उसकी पेमेंट 45,000 की 1 अप्रैल 2008 में नेक्स्ट ईयर में जाके होगी, तो 45,000 में से जो 1 मंथ का है वो मेरा एक्रूड बनता है। और वो कितनी अमाउंट बनती है जनाब, हमने 45,000 को डिवाइडेड बाय 3 करना है, 15,000 जो है वो मेरा एक्रूड एक्सपेंस है ईयर के एंड में, और जो रिमेनिंग अमाउंट है इंक्लूसिव ऑफ एक्रूड वो मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर है, जो कि मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, देखो ये मैं वैल्यूज को ऐड करती हूं। ये मेरे पास बनता है 1,60,000। 1,60,000 मेरा बेटे एक्सपेंस बन रहा है, और रिमेनिंग जो है वो मेरे पास 15,000 क्या है, ईयर एंड पे एक्रूड है। ईयर के स्टार्ट में भी आपने एक्रूड की अमाउंट को सेग्रीगेट कर लेना है, और वो कैसे सेग्रीगेट करना है, देखो 37,500 की जो 1 अप्रैल 2007 को आपने पेमेंट की है वो करंट ईयर के 2 मंथ्स को, फरवरी एंड मार्च को कवर अप कर रही है। इसका मतलब है कि इसमें से 2 मंथ्स का आपने लेना है, और वो 2 मंथ्स की अमाउंट कितनी बनती है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 25,000 ये
25,000 45,000 प्लस 15,000, ये मेरे पास 1,60,000 जो है वो एक्सपेंस फॉर द ईयर हो गया। ठीक है बेटे, नेक्स्ट टीचर बैठे हुए वेट करें, हमारी क्लास का टाइम ओवर हुआ। बाकी डिस्कशन आप लोग मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर कल की क्लास में कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।